नमस्कार, उजोत ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश आनंद और स्वागत करता हूं आपका केमिस्ट्री की दूसरी कक्षा में। पहली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? तो भाई विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो विज्ञान को ही पढ़ेंगे कि विज्ञान किसे कहते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था विज्ञान किसे कहते हैं। फिर विज्ञान के भागों को हमने पढ़ा था कि विज्ञान के कितने भाग होते हैं, किस आधार पर बांटा जाता है। फिर विज्ञान के उन भागों के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था। पूरी पढ़ाई नहीं की, बस थोड़ा बहुत हल्का हल्का इंट्रो लिया था हमने। फिर आगे हमने पढ़ा था कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, फिर पदार्थ को कैसे हम बांटते हैं, पदार्थ को कैसे हम तोड़ते हैं, पदार्थ के किन किन कणों में हम तोड़ सकते हैं। फिर हमने अणु के बारे में पढ़ा था, फिर हमने परमाणु के बारे में पढ़ा था, फिर हमने परमाणु कण के बारे में पढ़ा था। परमाणु कण कौन कौन से होते थे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था, जो कि नवी का सिलेबस है, ठीक ना। नाइन्थ का सिलेबस हम लोगों ने यहाँ इसलिए डिस्कस किया था ताकि आपको जो है आगे जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, जब हम लोगों का सिलेबस आरंभ होगा, तो आपको कोई भी परेशानी ना हो, ठीक ना। इसलिए हमने ये चीज़ें की थी। और ये जो पूरा का पूरा शिक्षा का यह माध्यम है बेहतरीन सा, इसको हम आप लोगों के तहत उजोत ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के तहत लेके आ रहे हैं, जिसमें कि आपको घर बैठे ही मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से पूरी पढ़ाई कराई जाएगी। सभी विषयों के अलग अलग शिक्षक हैं, हमारे बहुत ही अनुभवी शिक्षक हैं, जिनके माध्यम से आपको तैयारी कराई जाती है। तो जो जैसा कि आप चूँकि इस एप्लीकेशन के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप अपने मित्रों के साथ भी इसे साझा कीजिए, उनके साथ भी इस प्लेटफॉर्म के बारे में उन जानकारी साझा कीजिए और बताइए उनको भी कि इसकी क्या महत्ता है। तो हम और आप मिलकर ही इस बिहार के भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। आइए हम और आप जुड़कर इस भविष्य को उज्जवल बनाते हैं। और अधिक देर ना करते हुए सीधे हम लोग पाठ पे आते हैं कि पाठ में क्या क्या है, ठीक ना। अब देखिए, आपको सामने में क्या दिख रहा है? देखिए, यहाँ पे दिख रहा है वस्तु, यानी कि पदार्थ। पदार्थ को क्या क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं, सब्सटेंस कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है, बगल में अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है। तो आप इस बात को जान लें कि जब आप आगे की कक्षाओं में जाएंगे तो आपके लिए अंग्रेजी माध्यम में भी पढ़ाई करना उतना ही आवश्यक होता है। ऐसा नहीं है कि जब आप, चूंकि आप बिहार बोर्ड से हैं, चूंकि बचपन से हम लोगों को हिंदी में सब कुछ पढ़ाई जाती हैं चीज़ें, तो ऑल ऑफ सडन अगर आप अंग्रेजी में आ जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। उस दिक्कत को ध्यान में रखते हुए, ऐसा नहीं कि हम लोग इंग्लिश मीडियम पढ़ाएंगे, नहीं, हम लोग हिंदी मीडियम में ही पढ़ाएंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। पर साथ ही साथ अंग्रेजी के कुछ शब्दों को भी बताते चलेंगे, जिससे कि आपको आगे की कक्षाओं में भी परेशानी ना हो, कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। देखिए, जैसे कि आपने को मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि वस्तु किसे कहते हैं। वस्तु को हम लोग पदार्थ भी कहते हैं, और वस्तु का एक और नाम था, क्या आप लोग बता सकते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई देखता हूँ कौन बताते हैं। खैर, मैं ही बता देता हूँ। वस्तु को हम लोग एक और शब्द से जानते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं द्रव्य। द्रव्य, वस्तु, पदार्थ, तीनों एक ही चीज को बोलते हैं, ठीक ना। तीनों एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। हालांकि ध्यान रखिएगा, द्रव और द्रव्य, इसमें और इसमें दोनों में अंतर है, जिसको मैंने पिछली कक्षा में अच्छे से बताया था। जरूरी नहीं कि हर बात मैं यहाँ पे भी बताऊँ, पिछली कक्षा को भी आप देख के आइए, नहीं देखें तो थोड़ा सा बस एक रिवीजन कर लीजिए, ठीक ना। जैसे कि आप देख रहे हैं कि द्रव्य, वस्तु और पदार्थ एक ही को कहते हैं, जिसे कि हम अंग्रेजी में कहते हैं मैटर या सब्सटेंस। तो मैटर या सब्सटेंस किसे कहते हैं? हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि हमने हथेली पे एक किताब रखकर देखा था, या टेबल पे एक किताब रखकर देखा था, कि वह किताब जो थी, जैसे मान के चलिए कि आपकी ये विज्ञान की पुस्तक है जो इस टेबल पे रखी हुई है, ठीक ना। ये जो विज्ञान की पुस्तक है जो कि इस टेबल पे रखी हुई है, तो इस पुस्तक ने टेबल के इस भाग को घेरा हुआ है क्या? देख के बताइए जरा, घेरा हुआ है ना। तो यह पुस्तक एक स्थान को घेर रही है, जी हाँ घेर रही है। और यह पुस्तक जो है आपके सामने, जो जैसे मेरे सामने ये विज्ञान की पुस्तक है, आपकी विज्ञान की पुस्तक है, इस पुस्तक से आप अच्छी तरह परिचित होंगे, 10वीं में आ गए हैं तो पुस्तकों से परिचय बनाइए। तो ये देखिए, ये पुस्तक जो है मेरे हथेली का कुछ हिस्सा घेर रही है, और यह पुस्तक के बिना देखिए, ये हथेली पे क्या है? कुछ नहीं है, खाली है, वजन इसका कम है। और जैसे ही मैंने इस पे यह पुस्तक डाली, इसके वजन में कुछ ना कुछ इजाफा हुआ, मेरे हाथ पे जो है वजन बढ़ गया। समझ रहे हैं ना बात को? वजन बढ़ गया मतलब कि पुस्तक में कुछ वजन है। तो क्या विज्ञान में वजन होता है? यकीनन विज्ञान का वजन आपके पूरे जीवन में पड़ता रहता है। पर विज्ञान की बात ना भी कर, बस इस पुस्तक की भी बात करें तो इसमें भी कुछ ना कुछ वजन है। पदार्थ हम लोग किसे कहेंगे? जो एक स्थान को घेरे और जिसमें कुछ वजन हो। बात समझ रहे हैं ना? चीज़ों को आसानी से बस रिलेट करते जाइए, चीज़ें आपके लिए बहुत आसान होती जाएंगी। मैंने कल भी बताया था कि विज्ञान क्या होता है।
विज्ञान एक कुहासे भरे रास्ते पे चलना होता है कि हम लोग जैसे, ऐसा नहीं कि कुहासा भरा रास्ता पे आपको 100 मीटर दूर की चीज़ें दिखाई दे, नहीं होती है ऐसे। आपको क्या होता है कि आप जैसे ही 5 मीटर आगे चलते जाते हैं तो आपको और 5 मीटर की चीज़ें दिखाई देनी पड़ती लगती है। ऐसा नहीं कि आप एक ही जगह बैठकर सारी चीज़ें देख लेंगे, नहीं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाइएगा कुहासा छटते जाएगा अज्ञान का। और विज्ञान इसी को कहते हैं। क्रमागत तरीके से जब हम पढ़ते जाते हैं, स्टेप बाई तरीके से पढ़ते हैं, तो इसी को हम लोग विज्ञान कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि पदार्थ किसे कहते हैं, जो कि कोई स्थान घेरे और जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, जिसमें कुछ कोई ना कोई भार हो। अब देखिए, पदार्थ को हमने पिछली बार भी बांटा था ना। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ भी बांटते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि ये जो चीज़ें मैं कल आपको बता रहा था, मैंने कहा था कि मैं चीज़ें बस हल्का हल्का टच कर रहा हूँ। आगे जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी मैं उसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊँगा। आइए हम लोग देखते हैं कि पदार्थ को हम लोग दो भागों में बांटते हैं मुख्यतः। एक शुद्ध पदार्थ, एक अशुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंसेज और इम्प्योर सब्सटेंसेज। अब देखिए, शुद्ध और अशुद्ध क्या होता है। आपको शुद्ध और अशुद्ध के बारे में भली भांति पता होगा। शुद्ध किसे कहते हैं? जैसे आपके गांव में कहा जाता है कि अरे फलना तो बहुत शुद्ध आदमी है, शुद्ध आत्मा है। मतलब क्या, उसके मन में कोई छल कपट नहीं होता है कि नहीं। हर एक गांव में कोई ना कोई होते हैं जो बहुत शुद्ध होते हैं, और हर एक गांव में कुछ ऐसे होते हैं, मत ही कहिए उनके बारे में, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग खैर आते हैं। कि कुछ लोग क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। तो शुद्ध होते हैं तो क्या मतलब होता है उसका, कि उनके अंदर कोई भी छल कपट की भावना नहीं होती है। मतलब उनके अंदर कोई भी मिलावट नहीं होती है। मिलावट नहीं होती है। जब मैं इन सब चीज़ों को बोल रहा हूँ तो ज़रा शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। मिलावट नहीं होती है मतलब क्या, उनमें एक ही तरह की चीज़ें होती हैं, उनमें कुछ चीज़ें मिली हुई नहीं होती हैं। वो जैसे दिखते हैं वैसे ही बिहेव करते हैं, वैसे ही वो सोचते हैं, इसलिए वो शुद्ध हैं। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। शुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे, जिसमें कोई भी मिलावट नहीं होगी। बस यहाँ पे हम लोग यही जानते हैं कि शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, जो एक ही तरह के कणों से मिलकर बने होते हैं, जिनमें कोई मिलावट नहीं होती है। बात समझ रहे हैं ना, जिनमें कोई मिलावट नहीं होती। अब देखिए, अशुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे। अशुद्ध कौन होता है, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह जाना होगा। अशुद्ध वो होता है मतलब कि मिली जुली चीज़ें, जिसमें कुछ ना कुछ मिला हुआ है। तो शुद्ध कौन होता है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है। और अशुद्ध क्या होता है, जिसमें मिलावट होती है। बहुत आसान है ना। ऐसा कुछ तो मैं आपको बता नहीं रहा जो कि आपने कभी ना जाना हो। विज्ञान यही है कि आपको आगे भी जाकर चीज़ें पता चलेंगी कि ये तो मैंने पहले ही पढ़ा था, ये तो मैंने पहले ही कहीं सुना था। इसी तरह चीज़ें आगे बढ़ती है। तो अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, जिसमें कोई मिलावट होती है। और शुद्ध किसे कहते हैं, जिसमें मिलावट नहीं होती है। बात समझ में आ गई, इतनी ही आसान बात है। आगे बढ़ें, आइए बढ़ते हैं। तो अशुद्ध किसे कहते हैं, जिसमें कोई मिलावट होती है। और शुद्ध किसे कहते हैं, जिसमें कोई भी मिलावट नहीं होती है। अब जरा ध्यान दीजिएगा सर, पदार्थ को फिर बांटा गया है। आप कहिएगा सर पदार्थ को आप कितना बांटिएगा। भाई पूरे विज्ञान में हमें पदार्थ का ही अध्ययन करना है कि नहीं। मैंने कल ही बताया था ना कि किसी भी पदार्थ के, किसी भी चीज़ के बृहत ज्ञान को, विश्लेषणात्मक ज्ञान को, क्रमागत ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। उस वस्तु को हम लोग बांटेंगे तो ना कई बार, है ना। चीज, वस्तु, पदार्थ, मैटर, सब्सटेंस, द्रव्य, एक ही चीज़ है। बार बार कंफ्यूज मत कीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने वस्तु को 3 भागों में बांटा है। यहाँ पे हम लोगों ने वस्तु को 3 भागों में बांटा है। तत्व, यौगिक, मिश्रण। तत्व, यौगिक, मिश्रण। पिछली कक्षा में मैंने इसका थोड़ा सा आपको रेफरेंस दिया था। यहाँ पे देखते हैं इसको। तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, मिश्रण किसे कहते हैं। अब देखिए, कुछ लोग होते हैं ना जो शुद्ध लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं सीधे मतलब परम शुद्ध होते हैं। उनसे बड़ा शुद्ध आत्मा आपको नहीं दिखेगा। उनको कहिएगा कि हाँ भाई जानते हैं इस दीवार के उस पार पटना, ये पटना है, पटना में एक दीवार है, दीवार के उस पार चीन है, तो वो मान जाएंगे कि उस पार चीन है। उनके मन में कोई छल कपट नहीं। उनको लगता है कि जो आदमी कह रहा है वो सही कह रहा होगा, शुद्ध आदमी है। आप उनको प्यार से समझा दीजिए जो चीज़, वो एक बार में समझ जाएंगे। ऐसे लोग होते हैं परम शुद्ध आदमी। फिर दूसरे तरह के एक लोग होते हैं जिनमें सही और गलत का ज्ञान होता है। ये उनके सामने कोई भी तर्कहीन बात करिए, अतार्किक बात करिए कि ये दीवार है, इस पार पटना है, उस पार चाइना, बोलेंगे अरे यार गधा समझे हो क्या, हम गधे नहीं हैं, इतना ज्ञान है मुझ में जो तुम समझ रहे हो कि पूरे शुद्ध हम हैं। नहीं, कुछ ना कुछ सही गलत का ज्ञान है हमें। अब तीसरे लोग होते हैं जिनको कुछ भी आप समझाएंगे वो नहीं समझेंगे, वो अपनी ही बात पे अड़े रहेंगे। वो होते हैं अशुद्ध लोग, है ना। तो 3 तरह के लोग होते हैं। एक जो परम शुद्ध होते हैं, एक जो जिनमें सही गलत का ज्ञान भी होता है पर वो शुद्ध होते हैं।
वो दिल से किसी का बुरा नहीं करते हैं, लेकिन उनका कोई बुरा कर दे ऐसा भी नहीं वो होने देंगे। कुछ लोग होते हैं जिनका कुछ बुरा भी कर दीजिए तो वो होने दे देते हैं, बहुत सीधे होते हैं, उनके साथ कुछ अहित भी कर दीजिए तो वो बर्दाश्त कर लेते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनके साथ, जो आपके साथ तो कुछ अहित नहीं करेंगे पर आप उनके साथ भी अहित नहीं कर पाइएगा। फिर तीसरे आते हैं जो कि आप ही के साथ अहित कर देंगे, है ना। कभी कभी वो आप ही पे भारी पड़ जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैं ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, नैतिक शिक्षा क्यों दे रहा हूँ, विज्ञान से रिलेट करने के लिए। विज्ञान और नैतिक शिक्षा कहीं ना कहीं एक ही पटरी पर जाएंगी। आइए देखते हैं हम लोग, ये कौन से हुए भाई साहब, तत्व। तत्व को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एलिमेंट। यौगिक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कंपाउंड। मिश्रण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मिक्सचर, है ना। इंग्लिश में भी चीज़ों को याद रखते जाइए, मैं बार बार कह रहा हूँ। देखिए तत्व के बारे में हम लोग देखते हैं, तत्व को हम लोग देख रहे हैं ना, ये देखिए तत्व भाई साहब, तत्व भाई साहब को देखिएगा आप जरा। देखिए ये जो तत्व हैं इसमें जो हरे हरे से क्रॉस बने हुए हैं, है कि नहीं, ये सब एक ही तरह के तत्व हैं, एक ही तरह के कणों के बने हुए हैं। इनमें कोई और छल कपट है ना, तो छल कपट है ना, तो कोई चीज़ को डिस्टिंग्विश मतलब कोई चीज़ को पृथक करने की कोई तार्किक शक्ति है। उनको पता ही नहीं कि सही है क्या है गलत क्या है, तो ये लोग तत्व हैं। खैर इस तरह से हम इसका डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे। तत्व के बारे में कहा जाता है तत्व वे शुद्धतम पदार्थ हैं जो कि एक ही तरह के कणों से मिलकर बने होते हैं। तत्व में बस एक ही तरह के कण पाए जाते हैं, एक ही तरह के परमाणु पाए जाते हैं। कण जब भी मैं बोलूँ तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाइए कि मैं परमाणु की बात कर रहा हूँ, ठीक ना। तो तत्व हम उसे कहते हैं जो कि एक ही तरह के परमाणुओं से बने होते हैं। आगे हम लोग समझते हैं इसको। अब हम लोग देखते हैं यौगिक किसे कहते हैं। अब देखिए मैंने क्या होता है, दूसरे तक आदमी कौन होगा, जिसमें कि सही चीज़ें तो होती ही हैं, जो अच्छे तो होते ही हैं पर इतने भी अच्छे सीधे नहीं होते कि उनके साथ आप कुछ बुरा कर दीजिएगा। तो उनमें दोनों तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, उनमें थोड़ी बहुत बुराई भी होती है, बुराई को काउंटर करने की क्षमता भी होती है। ऐसे लोग को क्या कहते हैं हम लोग, यौगिक कहते हैं। यौगिक क्या होता है ना, कि वो शुद्ध तो होते हैं पर उनमें थोड़ी बहुत मिलावट होती है, पर मिलावट कितनी होती है, परफेक्ट अमाउंट में, उतनी ही होती है जितनी की आवश्यक है। मतलब क्या, परफेक्ट अमाउंट ना, मतलब क्या, मतलब ये कि जब दो तत्व या दो अलग अलग कण एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब दो अलग अलग कण एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं, संयोग का मतलब क्या होता है, जुड़ना। जब निश्चित अनुपात में एक दूसरे से जोड़ते हैं, किसका निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। जब दो अलग अलग कण निश्चित अनुपात में एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या निर्माण करते हैं, यौगिक, कंपाउंड। देख रहे हैं, एक ये तत्व है और एक ये तत्व है, समझ रहे हैं आप बातों को। अरे भाई हाँ कि ना, क्या आप लोग भी बड़े डल से हैं। देखिए ये तत्व है, ये तत्व है, आपस में ये तत्व अलग अलग तत्व, दो तत्व जो है निश्चित अनुपात में मिल रहे हैं आपस में। देख रहे हैं सबका कितना ज़्यादा निश्चित अनुपात एक मिला हुआ है। ये जो रासायनिक संयोग करते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। और ध्यान रखिएगा यौगिक में जो है ना, जैसे कि देखिए आपको कौन कौन सा कण दिख रहा है, हरा सा कण दिख रहा है और बैगनी सा दिख रहा है, दिख रहा है ना। ध्यान दीजिएगा, हरे कण और बैगनी कण को आप आसानी से अलग नहीं कर पाइएगा। ये नहीं कि बस चालन लिए, वो चलनी होता है ना घर में, मम्मी जिससे आटा छानती हैं, वो चलनी लिए उसमें डाल ले छान लिए ना, संभव नहीं है भाई। ये जो कंपाउंड है, ये जो है इसमें दो कण जो है एक दूसरे से निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग कर कर बनते हैं, है ना। इनको पृथक करने की, इनको अलग करने की विधि भी आपको रासायनिक चुननी होगी। भौतिक विधियों से, सरल विधियों से इनको आप अलग नहीं कर पाइएगा। समझ रहे हैं बात को, ध्यान दीजिएगा इस बात को। अब देखते हैं तीसरे की ओर, मिक्सचर, मिश्रण। देख रहे हैं मिश्रण को। अब देखिए मिश्रण में, अब आप इसको जरा देखिए, इसमें एक ये है तो फिर आप फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है ना। बैगनी के बाद हरा है, फिर क्या है, बैगनी है, फिर क्या है, हरा है, मिला जुला है। सब एक दूसरे, एक एक जगह पे सबका समान समान मिश्रण है। जहाँ एक है उसके जस्ट बगल में दूसरा है, फिर दूसरा है, फिर दूसरा है, ऐसे करके है, एक स्मूथ टेक्सचर बना हुआ है। अब जरा देखिएगा मिश्रण की ओर गौर कीजिएगा। मिश्रण देखिए, मिश्रण भाई साहब कहाँ है, मान के चलिए कि ये हरा वाला क्या है, चीनी है, और ये क्या है, पानी है। हालांकि पानी चीनी ऐसा नहीं होता, मान के चलिए पानी, ये चीनी के कण है, ये पानी के कण है। देखिए चीनी किधर चला गया और पानी किधर रह गया, है कि नहीं। अब जैसे कि मान के चलिए आप मिश्रण कैसे दिखे, आप जैसे चीनी पानी वहाँ पे छोड़ दीजिए, आप क्या करिए ना कि आपने एक ग्लास लिया, ग्लास में आपने पानी लिया, पानी के ऊपर आपने सरसों का तेल डाल दिया, क्या वो तेल मिलेगा, नहीं।
वो तेल कहीं और रहेगा, फिर पानी कहीं और रहेगा, सब अलग थलग रहेंगे। इसी तरह से होता है मिश्रण। इसको अलग करना भी आसान होता है, इसी तरह से होता है मिश्रण। ये कोई रासायनिक संयोग करके नहीं बनाते, इनमें कोई निश्चित अनुपात जैसा जैसी कोई बात नहीं होती है। जैसे कि आप शरबत बनाते हैं पानी का, पानी में आप चीनी डालें, 1 चम्मच चीनी डालें, मीठा हुआ, आपने पी लिया। फिर 1 गिलास और लीजिए, उसमें आप 2 चम्मच पानी डालिए। आपने जो 1 चम्मच वाले गिलास को कहा था शरबत, क्या 2 चम्मच वाले गिलास को शरबत स्क्वायर कहिएगा? नहीं, उसको भी शरबत ही गई, थोड़ा मीठा शरबत हुआ। और ज़्यादा चीनी डाल सकते हैं, और ज़्यादा चीनी डाल सकते हैं, जब तक कि उसकी जो है एक क्षमता होती है, घुलनशील क्षमता, उसके उस तक जो है आप चीनी डाल डालकर उसको मीठा कर सकते हैं, वो शरबत ही रहेगा, है ना। तो शरबत ही रहा, तो उसमें अनुपात आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, इतनी आज़ादी आपके पास होती है। तो वो अनुपात आपके अनुसार बढ़ती या घटती रहती है, उसे भी हम मिश्रण कहते हैं, ठीक ना। तो आपने देख लिया कि ये तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, मिश्रण किसे कहते हैं। तत्व होते हैं मोहल्ले के सबसे शुद्ध चाचा जी, जिनके साथ कुछ उल्टा सीधा भी आप कर दीजिए तो कभी आपको पीटने नहीं आते हैं। फिर होते हैं यौगिक, जिनके साथ आप अगर कुछ उल्टा सीधा करते हैं उन्हें पता होता है, क्योंकि उन्होंने भी अपने समय में अच्छी खासी शरारतें कर रखी हैं। फिर आते हैं बहुत खूंखार वाले चाचा जी, जो कि आप उल्टा सीधा क्या करेंगे वही आपको पीट के चले जाएंगे। फिर वो ऐसे को कहते हैं मिश्रण। हालांकि तो बस रिलेट करके समझिएगा, जरूरी नहीं किसी चाचा जी को आप काउंटर करने चले जाइएगा, बहुत पिटिएगा। सर देखिए, अब जो मैंने पिछले स्लाइड में आपको समझाया था, इसी को जरा डिस्क्राइब किया गया है, देखिएगा। एलिमेंट, तत्व, ऐसे शुद्धतम पदार्थ, वे शुद्धतम पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। कोई कंफ्यूजन? बहुत ही आसान है। वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं तत्व कहलाते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु, मैंने पिछले ही स्लाइड में आपको दिखाया था कि बस हरा था तो हरा था, बैगनी था तो बैगनी था। एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, एक ही प्रकार के कण होते हैं। जैसे कि लोहा, तांबा, ऑक्सीजन, सोडियम, क्लोरीन, नाइट्रोजन, पारा, ब्रोमीन, कार्बन, हाइड्रोजन इत्यादि। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सब चीज़ें, ये सब जितने भी अलग अलग होते हैं ये तत्व होते हैं, है ना। केमिस्ट्री में आपको याद होगा, आप जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसमें सारे सारे क्या होते हैं, तत्व ही होते हैं। और केमिस्ट्री तत्वों पे ही बेस्ड है। तत्व ही आगे चलकर यौगिक बनाते हैं, यौगिक से ही आगे चलकर और रसायन बनते हैं, रासायनिक अभिक्रिया होती है, समीकरण होती है। पूरी की पूरी केमिस्ट्री ही तत्वों पर बेस्ड है। तो तत्व केमिस्ट्री के कह सकते हैं कि तत्व ही केमिस्ट्री का जो है ना फंडामेंटल यूनिट है, ठीक ना। तो तत्व के बारे में आपने क्या जाना कि तत्व वे शुद्धतम पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, ठीक ना। जिसमें कि लोहा, तांबा, ऑक्सीजन, सोडियम, क्लोरीन, नाइट्रोजन, पारा, ब्रोमीन, ये सब होता है। अब देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यौगिक, कंपाउंड। अब इसमें क्या लिखा होगा कि दो, देखिए कंपाउंड किसको कहते हैं, जब दो अलग अलग तत्व जो है ना एक दूसरे से निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं। संयोग मतलब जोड़ते हैं, एक दूसरे से बहुत ही निश्चित अनुपात में जोड़ते हैं, तो जो हमें एक पदार्थ प्राप्त होता है, जिसको कि हम किसी भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर पाते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम यौगिक कहते हैं। परिभाषा क्या लिखा है, दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसे भौतिक विधियों द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता है, तो उस पदार्थ को हम यौगिक कहते हैं। जैसे जल, नमक, चीनी, ग्लूकोज इत्यादि। जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करते हैं, जिसे हम भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं कर पाते, क्या कहते हैं, हम यौगिक कहते हैं। उदाहरण आपने देख लिया, बस इस उदाहरण को ध्यान में रखिएगा। और हम लोग आगे नहीं जाएंगे स्लाइड में, अब हम लोग थोड़ा सा पीछे जाएंगे। क्यों? एक कारण है उसके लिए। जब दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, है ना। अब देखिए जरा, आपको पिछले पिछले वाले स्लाइड में क्या क्या उदाहरण में था आपके, कुछ जहन में है आपके, था ना, नमक, हाँ ना। नमक का आपको रासायनिक सूत्र याद है क्या, केमिकल फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट? देखिएगा जरा, NaCl। याद है, इस चीज से कभी परिचित हैं? नवी में होना चाहिए था गुरु। खैर कोई नहीं, अगर नहीं है तो इस बार हो जाइएगा, इसकी गारंटी है। देखिए, तो नमक को क्या कहते हैं, नमक का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Na और Cl। Na क्या है, Cl क्या है, Na कहते हैं हम सोडियम को, और Cl किसको कहते हैं,
क्लोरीन को, सोडियम क्लोरीन। अब देखिए सोडियम का एक कण, सोडियम का एक परमाणु जब क्लोरीन के एक परमाणु से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? नमक बनाता है। ध्यान दीजिए, सोडियम, सोडियम क्या है? कहीं पे सोडियम है क्या? ये देखिए सोडियम आपका है तत्व। क्लोरीन, कहीं पे क्लोरीन है क्या? ये देखिए आपके पास है क्लोरीन। दो अलग अलग तत्व हुए। जब सोडियम का एक कण जब क्लोरीन के दूसरे एक कण से अभिक्रिया करता है तो जो हमें मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? नमक कहते हैं। उसे क्या हम कहते हैं? सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl कहते हैं। तो नमक क्या यौगिक हुआ? नमक में देखिए दो अलग अलग तत्व हैं और एक निश्चित अनुपात में मिले हैं। और क्या, नमक को आप ऐसे हाथ में लेते हैं, ऐसे फूकते हैं, सोडियम उधर चला जाता है, क्लोरीन इधर चला जाता है। होता है ऐसा? नहीं। क्या नमक को आप छलनी में लेते हैं, छानते हैं, सोडियम अलग हो जाता है और कैल्शियम क्लोरीन अलग हो जाता है क्या? अरे नहीं भैया, भौतिक विधियों द्वारा पृथक करना संभव नहीं है। उनको हम रासायनिक विधियों से ही पृथक कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना बात को? तो सोडियम को हम लोग रासायनिक विधि से ही पृथक करते हैं। तो सोडियम क्या ये नमक क्या हुआ? एक यौगिक हुआ। क्यों यौगिक हुआ? क्योंकि इसमें सोडियम और क्लोरीन यानी कि दो तत्व निश्चित अनुपात में संयोग कर रहे हैं और इसे हम भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं कर पा रहे हैं। अब दूसरा उदाहरण क्या था यौगिक का? जल। जल। अब जल को क्या, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है पता है किसी को क्या? इतना आसान है भाई, पता तो होना चाहिए था आपको। H2O। H2O। अब देखिएगा जरा भाई साहब, H मतलब क्या? हाइड्रोजन। O मतलब क्या? ऑक्सीजन। कहीं पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है क्या? हाँ, मिल तो गया। ये रहा आपका ऑक्सीजन, ये रहा आपका हाइड्रोजन। दो अलग अलग तत्व तो हैं भाई। अब देखिए हाइड्रोजन के दो कण, हाइड्रोजन के दो परमाणु ऑक्सीजन के एक परमाणु से मिल रहे हैं। क्या एक निश्चित अनुपात है? बिल्कुल है, दिख तो रहा है आपको, दिख रहा है ना? क्या बात करते हैं आप भी। हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु आपस में संयोग कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? जल बन रहा है। अब क्या जल को हम किसी भौतिक विधि द्वारा अलग कर पाते हैं? भौतिक विधि क्या होता है? फूक कर, काट कर, छान कर अलग कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जल को आप किसी भौतिक विधि द्वारा जो है ना हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तोड़ दीजिएगा। संभव नहीं है। समझ रहे हैं? कभी देखें हैंडपंप से जल निकल रहा है, कभी कोई कुछ ऐसा सरकमस्टांस हुआ कि जल ये ऑक्सीजन आपको अलग निकलता हो दिखे, हाइड्रोजन आपको अलग निकलता दिखे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो जल क्या है? दो अलग अलग तत्वों से मिलकर बना है एक निश्चित अनुपात में और इसको हम लोग भौतिक विधि द्वारा पृथक नहीं कर पाते हैं। तो जल क्या हुआ? यौगिक हुआ, है ना? अब देखिए और क्या था आपको यौगिक में? कुछ और लिखा हुआ था क्या? हाँ, देखते हैं, शायद चीनी लिखा हुआ होगा। सभी बच्चों का फेवरेट। हाँ, मम्मी खूब पीटती हैं जब हम लोग किचन में जाते हैं बिना उनसे पूछे और चीनी फाँक के निकल जाते हैं। अगर पकड़े जाते हैं तो बहुत पिटाई होती है। आप लोगों की होती होगी, हम लोगों की हो चुकी है। अब देखिए चीनी के बारे में, जी बोले भाई जी, कोई दिक्कत? अब देखिए हम लोग चीनी के बारे में देखते हैं। चीनी, चीनी का फॉर्मूला किसी को याद है क्या? चीनी में कौन कौन से तत्व होते हैं ये याद है? बताइए, कोई पढ़े होंगे नवी में। मैं ही बता देता हूँ। चीनी में तीन तत्व होते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। किस अनुपात में मिलकर बनते हैं पता है क्या? याद है? याद होना चाहिए था आपको। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको याद हों। क्यों? ताकि जरूरी है आपके लिए। तो देखिए इस बार मैं बता देता हूँ, अगली बार मैं पूछूंगा और पीटूंगा भी। हालांकि कैसे पीट पाऊंगा, फिर भी मान लीजिए कि मैंने आपको पीट दिया। ये देखिए C12, H22, O11, ये होता है आपके चीनी का रासायनिक फॉर्मूला। रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला ऑफ द शुगर इज C12H22 and O11। समझ गए? अब देखिएगा जरा, क्या कहा जाता है? दो या अधिक तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में जब संयोग करते हैं जिसे हम लोग भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं कर पाते हैं, क्या कहते हैं? यौगिक। एक डेफिनेशन को मैंने 10 बार रटा है, याद होना चाहिए आपको। समझ रहे हैं ना? देखिए जब देखिए एक तत्व आपका कार्बन, एक तत्व आपका हाइड्रोजन और एक तत्व आपका ऑक्सीजन,
3 तत्व हैं, कार्बन के 12 परमाणु, हाइड्रोजन के 22 परमाणु, ऑक्सीजन के 11 परमाणु जब आपस में संयोग कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं? चीनी। अब चीनी हाथ में लीजिए आप, चीनी के एक छोटे से टुकड़े लीजिए, उसको आरी से आप काटिए और कहिए इधर वाला हिस्सा कार्बन है, इधर वाला हिस्सा हाइड्रोजन है, उधर जो गिर गया यानी तो आरी में जो लगा हुआ है वो क्या? ऑक्सीजन है। ऐसा होता है क्या? पूर्वक नहीं होता है ऐसा। तो क्या चीनी को आप काट कर पा रहे हैं? नहीं। हथौड़ा लीजिए, मारिए चीनी पर, धम, टूटा। चीनी का सब टुकड़ा अलग अलग। क्या कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग हुआ? कभी सुने हैं ऐसा? नहीं होता है ऐसा। क्या भौतिक विधियों द्वारा हम चीनी को अलग कर पा रहे हैं? अरे बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, कर ही नहीं पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? तो चीनी क्या हुआ? यौगिक हुआ। क्यों यौगिक हुआ? क्योंकि चीनी का जो है 3 अलग अलग तत्वों से मिलकर बना है। चीनी एक निश्चित अनुपात में बना है और चीनी को हम लोग भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं कर पा रहे हैं। बहुत आसान है। और भी किसी यौगिक का नाम लिखा हुआ था क्या पिछले स्लाइड पे? ग्लूकोज। ग्लूकोज लिखा हुआ था ना। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला तो किसी को याद होगा, है कि नहीं? बहुत आसान है यार, ग्लूकोज का फॉर्मूला तो बहुत आसान है। मैं ही बताता हूँ, C6H12O6, C6H12O6। अब देखिए, कार्बन के 6 अणु, हाइड्रोजन के 12 अणु से और ऑक्सीजन के 6 अणु से अगर प्रतिक्रिया कर रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं, तो क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज बना रहे हैं। मतलब कार्बन के 6 अणु चाहिए, हाइड्रोजन के 12 अणु चाहिए और ऑक्सीजन के भी 6 अणु चाहिए। इसमें से किसी एक की भी संख्या घट या बढ़ गई तो ग्लूकोज नहीं बनेगा। वही जो ग्लूकोज आपके घर में आता है तो नहीं बनेगा। समझ रहे हैं ना बात को? तो क्या आप ग्लूकोज जो लेते हैं तो उससे कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर पाते हैं? वही बात, चीनी वाली बात, नहीं कर पाते हैं भाई। इतनी बार एक बात को रिपीट करूं मैं, ग्लूकोज क्या हुआ? यौगिक हुआ ग्लूकोज। समझ रहे हैं बात को? अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने तत्व को जाना कि तत्व वे शुद्धतम पदार्थ हैं ये जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक ना। फिर हमने यौगिक के बारे में जाना कि यौगिक वे पदार्थ होते हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के संयोग से, रासायनिक संयोग से, एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से मिलकर बने होते हैं और जिसके कणों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता है। ये देखिए मिश्रण। मिश्रण की ओर हम लोग देखते हैं। तो मिश्रण देखिए, 2 या 2 से अधिक तत्वों से या यौगिकों, 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों आपस में देखिए यहाँ पे एक चीज मिस हो गया है क्या? कभी कभी हो जाती है गलतियां, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों को आपस में भौतिक विधि द्वारा मिलाने के पश्चात प्राप्त पदार्थ जिसे भौतिक विधियों द्वारा पृथक करना संभव होता हो वे मिश्रण कहलाते हैं। वे मिश्रण कहलाते हैं। मतलब जब 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक आपस में मिलते हैं, आपस में बिना किसी रासायनिक संयोग के मिलते हैं, बिना किसी अनुपात के मिलते हैं और उनको अलग करना भौतिक विधियों द्वारा ही संभव हो, तो उसे क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। अब जैसे कैसे, ये कैसे हुआ? अब जैसे देखिए शरबत, शरबत आया आपके पास, आपने एक गिलास, वही बात है, गिलास लिया, गिलास में थोड़ा शरबत, मन इस बार चीनी नहीं डालते हम लोग, इस बार डालते हैं हम लोग रसना, होता है ना, आपके घर में आता होगा, या कुछ भी डालते हैं, रूह अफ़ज़ा डालते हैं, पानी में डालते हैं हम लोग रूह अफ़ज़ा, तो वो एक शरबत बना। मान के चलिए 2 चम्मच हमने रूह अफ़ज़ा डाला तो शरबत बना। फिर हमने क्या किया? 2 चम्मच और डाल दिया, तो वो क्या शरबत से कुछ अलग और बन गया? शरबत ही रहा ना, थोड़ा सा मीठा शरबत हुआ, थोड़ा सा और ज़्यादा टेस्टी शरबत रहा। अब ध्यान दीजिएगा, जब आप ग्लूकोज बना रहे थे C6H12O6, उसमें किसी का भी एक, अगर मान के चलिए C6H13O6 होता, एक तो पहली बात वो कोई केमिकल ही नहीं होता, वो कोई यौगिक ही नहीं होता। दूसरी बात ये ग्लूकोज तो नहीं बनता, कुछ भी बन जाएगी, ग्लूकोज तो नहीं बनेगा। ग्लूकोज तभी बनेगा जब उसका एक निश्चित अनुपात उसको प्राप्त होगा, यानी कि C6H12O6। समझ रहे हो बात को? रिलेट कर पा रहे हैं? ध्यान दीजिएगा। अब देखिए वायु, वायु के बारे में आप लोग जानते हैं वायु क्या है? अलग अलग गैसों का मिश्रण है। वायु में आपको पता होगा कि 70% के आसपास होता है नाइट्रोजन, 27-29% के आसपास होता है ऑक्सीजन, बाकी सभी अलग अलग गैसें होती हैं।
पर क्या ऐसा ही होता है क्या? कहीं कहीं हवा कुछ, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होते हैं, कहीं कहीं हवा में ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। हवा का जो है कॉम्पोजिशन, हवा का जो है क्या कहते हैं उसको, हवा का कॉन्फ़िगरेशन जगह जगह पे बदलता रहता है। अब जैसे कि किसी एक रूम में आप बहुत देर से हैं, उस वो रूम पूरा तरह से बंद है, उसमें जो आप ऑक्सीजन है वो बार बार तो इनहेल कर ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, उस रूम में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी अपने आप। लेकिन क्या उस रूम में हवा नहीं है? बिल्कुल हवा है, तो भी हवा ही हम लोग कहेंगे। हवा अलग अलग गैसों का मिश्रण है, और हवा में कोई एक तरह का मतलब ये नहीं कि गैस किसी निश्चित अनुपात में है ना, और उन गैसों का अलग करना भी भौतिक विधि से ही संभव है। समझ पा रहे हैं ना? अब देखिए नमक पानी का मिश्रण, अब जब नमक और पानी मिलाते हैं तो वही बात है, एक तो नमक पानी को मिलाकर आप लोग करेंगे क्या? कोई काम का नहीं, शरबत बनता है ना कुछ। नमक में, पानी में आपने नमक डाला, उसको मिला दिया, बहुत बढ़िया, फिर आपने नमक डाला, फिर उसको मिला दिया, मिलाते जाइए, नमक पानी का ही मिश्रण कहलाएगा। और उसको अलग कैसे आप करिएगा? पानी को गर्म कर दीजिए, नमक आपके नीचे बच जाएगा, इतना ही आसान है। इसको क्या आप भौतिक विधि से अलग कर पा रहे हैं? बिल्कुल अलग कर पा रहे हैं। अब देखिए बालू और कंकड़ का मिश्रण, बालू और कंकड़ मत कहिए, गलती से लिखा गया यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। मान के चलिए ये चावल और कंकर का मिश्रण। गांव में जो है मम्मी जब खाना बनाती होंगी तो उससे पहले मम्मी क्या करती हैं, माताएं चावल को चुनती हैं, चावल को बीछती है, उसमें क्या करती है, कंकड़ को अलग करती हैं, कंकड़ को हाथ से उठा उठा के फेंकती हैं। चावल और कंकड़ को अलग कर रही हैं मम्मी। कैसे कर रही हैं? हाथ से उठा उठा के फेंक रही हैं ना, तो वो कौन सी विधि हुई? भौतिक विधि हुई, जिसको कि हम आसानी से कर पाएं, जिसको कि हम बस मतलब अपने सिंपल चीज़ों से कर पाएं, वो भौतिक विधि होती है। जिसको भी हम लोग लैब में जाकर करते हैं, कोई न कोई केमिकल की सहायता से करते हैं, उसे हम कहते हैं केमिकल प्रोसेस, यानी कि रासायनिक विधि। ठीक ना? तो जिसको चावल और कंकर को हम लोग कैसे भौतिक विधि से अलग कर ले रहे हैं, चावल और कंकर भी है भौतिक विधि से अलग कर ले रहे हैं, इसमें ये जो है भौतिक विधि से अलग करना आसान है इसको, इसीलिए ये क्या हुआ, मिश्रण हुआ। इस तरह देख रहे हैं, चावल और कंकर का मिश्रण, शरबत, वायु, नमक पानी का मिश्रण, ये सब क्या हुआ, मिक्सचर यानी कि मिश्रण हुआ। आपने तत्व के बारे में पढ़ा, आपने यौगिक के बारे में पढ़ा, आपने मिश्रण के बारे में पढ़ा। अब क्या आप पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। एक्चुअल में 10वीं का सिलेबस यहीं से शुरू है, यहीं से 10वीं आपका शुरू होता है। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया की बात थी तो यहाँ पे तत्वों की बात आती है, यहाँ पे यौगिकों की बात आती है। तो तत्व यौगिक को बताए बिना अगर मैं रासायनिक अभिक्रिया आपको बताऊं तो ये पाप होगा। समझ रहे हैं बात को? पाप मैं नहीं करता। अब देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन बहुत अच्छे से आप याद रखिएगा, आगे काम आएगा। अब रासायनिक अभिक्रिया में क्या कहा जाता है, यानी कि केमिकल रिएक्शन में क्या कहा जाता है, दो या अधिक तत्व या यौगिक आपस में मिलकर जब किसी तीसरे पदार्थ का निर्माण करते हैं जिनका कि गुण पिछले दोनों पर उस बने हुए तत्वों से या यौगिकों से सर्वथा भिन्न होता है, उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। ये देखिए वह प्रक्रिया, अब जब जैसे मान के चलिए कि आपके पास एक सोडियम है, एक डब्बे में सोडियम है और एक डब्बे में क्लोरीन है। सोडियम क्या होता है पता है? सोडियम एक मेटल होता है, ठीक ना, उसको हम लोग केरोसिन में बंद करके रखते हैं, और जब भी हम लोग उसको बाहर निकालते हैं वो जलने लगता है। सोडियम के इवन जब हम पानी में फेंकते हैं ना तो विस्फोट करता है, एक्सप्लोजन करता है, आवाज़ करता है फट से। जब भी आप यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा सोडियम जो पानी में डालते हैं कितना जोरदार धमाका होता है। सोडियम कैसा है तत्व, और फिर क्लोरीन क्या है, क्लोरीन एक गैस है, ठीक ना, क्लोरीन एक गैस है। जब सोडियम और क्लोरीन को आपस में अभिक्रिया कराते हैं क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक बनता है। अब नमक में क्या सोडियम का गुण है, अब नमक को आप कीजिए पानी में फेंकिए, विस्फोट होगा? अरे नहीं होगा, कहीं से नहीं होगा। और नमक क्या है, नमक क्या सॉलिड फॉर्म में होता है, पाउडर होता है लेकिन सॉलिड होता है ना। तो नमक क्या गैस है? नहीं है। तो ना उसमें सोडियम का गुण रहा, ना उसमें क्लोरीन का गुण रहा, लेकिन नमक बना ना, किसी कोई एक तीसरा पदार्थ बना ना, कोई एक तीसरा पदार्थ बना जिसमें ना सोडियम का गुण है ना क्लोरीन का गुण है। तो ये क्या हुई, प्रक्रिया क्या हुई, रासायनिक अभिक्रिया। और इसमें एक बात क्या है कि इसके फलस्वरूप जो बने पदार्थ होते हैं, यानी कि नमक जो बना, इस नमक को हम लोग भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर पाएंगे, रासायनिक विधि द्वारा ही अलग कर पाएंगे। बात समझ रहे हैं? ये होता है। देखिए वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ स्वयं ही अथवा किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुणों वाले एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अथवा यौगिक के बनने की प्रक्रिया को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वाह, इतना आसान है। अब मैंने यौगिक के बारे में आपको क्या बताया था, यौगिक हम लोग उसे कहते हैं जब दो या अधिक तत्व आपस में रासायनिक संयोग कर एक निश्चित अनुपात में
एक पदार्थ का निर्माण करते हैं और जिस पदार्थ के कणों को भौतिक विधियों से अलग करना संभव ना हो, तो हम लोग क्या कहते थे, उसको यौगिक कहते थे। जब दो या अधिक तत्व आपस में मिलकर रासायनिक संयोग से मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसे कि हम लोग भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर पाते, उसे क्या हम लोग कहते हैं, यौगिक कहते थे। यही प्रक्रिया ना, इसमें हमने क्या कहा, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर रासायनिक संयोग से मिलकर एक विभिन्न गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं जिन्हों की जिस पदार्थ का गुण क्या है, पिछले बनाए गए दोनों पदार्थों के गुण से अलग होता है, तो उसे ही हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, उसी प्रक्रिया को। तो यहाँ पे यौगिक निर्माण की प्रक्रिया को ही हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। जरा समझिएगा, जरा समझिएगा, क्या करिएगा, समझिएगा। अब देखिए H2, ये हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है, तो क्या बना रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, जल, H2O बनाते हैं। H2 जब O2 से अभिक्रिया करते हैं तो हमें H2O का निर्माण होता है। क्या इस O2 H2O में हाइड्रोजन का गुण होता है, नहीं। ऑक्सीजन का गुण होता है, नहीं। अब देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस हैं और जल क्या है, लिक्विड है। क्या दोनों, तीनों का गुण एक सा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुण से तो पूरी तरह से ये गुण अलग है, जल का गुण। और क्या जल को हम किसी तरह से अलग कर सकते हैं भौतिक विधियों से, नहीं कर सकते हैं। ये तो ये हाइड्रोजन तत्व जो है, ऑक्सीजन तत्व जो है, क्या मिला है, यौगिक बना है, कंपाउंड बना है। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम, यह जो पूरी प्रक्रिया है कि दो तत्व के मिलने से एक तीसरा तत्व बन रहा है, तीसरा यौगिक बन रहा है, यह प्रक्रिया क्या हुई, यही तो रासायनिक अभिक्रिया हुई ना, यही तो रासायनिक अभिक्रिया हुई ना, समझ रहे हैं बात को। अब देखिएगा दूसरा क्या लिखा हुआ है, उदाहरण, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण। आहा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप लोग जाने क्या, आप लोगों को एसिड, बेस और सॉल्ट तो पता होगा, नहीं पता होगा तो आगे की क्लास में है एसिड, बेस और सॉल्ट, चिंता मत कीजिए, कुछ दिन लगेंगे वहां तक पहुंचने में। तब तक हम लोग देखते हैं H2 प्लस Cl2 मिलकर क्या बनाते हैं, 2HCl। H2 प्लस Cl2 मिलकर क्या निर्माण करते हैं, 2HCl। समझ रहे बात को। हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बना रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहे हैं। अब देखिए हाइड्रोजन के दो अणु क्लोरीन के दो अणु से अभिक्रिया कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अणु का निर्माण कर रहे हैं। हाइड्रोजन के दो परमाणु जब क्लोरीन के दो परमाणु से अभिक्रिया कर रहे हैं तो क्या हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दो अणुओं का निर्माण कर रहे हैं ना। अब देखिए हाइड्रोजन क्या होती है, गैस, क्लोरीन क्या होती है, गैस, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, लिक्विड। देख रहे हैं गुण अलग हैं, तो ये क्या हुआ, यौगिक हुआ, कंपाउंड हुआ। और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम लोग, इसी प्रक्रिया को तो हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। समझ गए बॉस, इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो चीज़ें जितनी आसानी से मैंने समझाई है उतनी ही आसान है, इसे इतनी ही आसानी से आप लोग याद रखें। ज़्यादा हवा मत बनाइए, बउआ बन के रहिए, अच्छे से पढ़िएगा। अब देखिएगा आगे अब जरा देखिएगा इसका, आपको थोड़ा सा जो है रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाया गया है। अब देखिएगा रासायनिक अभिक्रिया की जैसे कि हम लोग बात किया, तो हमने क्या कहा कि जब दो या अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर भिन्न गुणों वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, दो या अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर भिन्न गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, मतलब कुछ पदार्थ बनाने वाले होते हैं, कुछ पदार्थ बनने वाले होते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में कुछ पदार्थ जो है जाते हैं कुछ पदार्थों को बनाने के लिए। जो पदार्थ बना रहे हैं, जिन पदार्थों से चीज़ें बन रही हैं, वो पदार्थ कहलाएंगे आपको अभिकारक। जो पदार्थ बनाने वाले हैं उनको कहेंगे अभिकारक, और जो पदार्थ बन जाते हैं उसके अभिक्रिया के पश्चात उसको हम लोग कहते हैं प्रतिफल। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या आपको बताया गया था, H2 प्लस O2 मिलकर क्या बनाता है आपको, 2H2O। अब देखिएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने क्या बनाया, जल बनाया। हाइड्रोजन ने बनाया, ऑक्सीजन ने बनाया, तो ये दोनों क्या हुए, अभिकारक हुए। और क्या बना, जल बना। जल क्या हुआ, प्रोडक्ट यानी कि प्रतिफल। रिएक्टेंट, अभिकारक की अंग्रेजी होती है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट किसको कहते हैं, विच टेक्स पार्ट इन अ रिएक्शन नोन एज रिएक्टेंट। जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं,
रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक कहते हैं। प्रतिफल यानी कि प्रोडक्ट किसे कहते हैं, विच कम्स आफ्टर रिएक्शन, जो कि हमें रासायनिक अभिक्रिया के बाद मिलता है, जो भी पदार्थ हमें मिलता है उसे हम क्या करेंगे, प्रतिफल यानी कि प्रोडक्ट कहेंगे। समझ रहे बात को। अब देखिएगा जरा, इस पे ध्यान दीजिएगा, ये जो आपके सामने दिख रहा है इस पे जरा सा आप ध्यान दीजिएगा। सही देखिए, अब इसको कैसे आप समझिएगा। मान के चलिए कि ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कैसे होता है, हाइड्रोजन किस फॉर्म में होता है, H2 के फॉर्म में होता है ना। हाइड्रोजन के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं ना। अरे हाँ या नहीं, अरे क्या बात कर रहे हैं, हमेशा तो आप H2 ही लिखते हैं। मतलब कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं हाइड्रोजन के एक अणु में। अब देखिए, मान के चलिए हाइड्रोजन का एक अणु है, इसमें 2 हाइड्रोजन के परमाणु होंगे, हाँ या ना, होंगे। ये भी देखिए हाइड्रोजन के परमाणु है, हाइड्रोजन का अणु है, इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु होंगे, होंगे ना, बिल्कुल होंगे। अब देखिए, मान के चलिए कि ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन भी किस फॉर्म में होता है, O2 के फॉर्म में होता है। परिचित हैं कि नहीं है इन सब चीज़ों से, आप होने चाहिए थे। खैर कोई बात नहीं, जहाँ पे जिक्र आएगा मैं बताता चलूँगा। अब देखिए, ऑक्सीजन O, ऑक्सीजन O, ऑक्सीजन के 2 परमाणु आपस में, 2 परमाणु जो है ऑक्सीजन के अणु का निर्माण करते हैं, ठीक ना। अब देखिए, हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के एक अणु से अभिक्रिया कर रहे हैं, तो क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं सरकार, पिछले ही अभी जस्ट हमने पढ़ा है, हम लोग क्या बना रहे हैं, सही कहा आपने, H2O। H2O के कितने अणु बनेंगे, 2। तो ये रहा O आपका, ये रहा H आपका, ये रहा H आपका, H2, H2 और O, यानी कि H2 और O, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे H2, नहीं सॉरी, ये रह गया आपका O और ये रह गया आपका H। अब देखिए, जल का एक अणु, जल का 2 अणु, हो गए जल के 2 अणु। अब ध्यान दीजिएगा आपको जरा सा, हाइड्रोजन क्या है, बनाने वाला, ऑक्सीजन क्या है, बनाने वाला, और बनता क्या है, जल, जल बन रहा है। हाइड्रोजन क्या हुआ, रिएक्टेंट, ऑक्सीजन क्या हुआ, रिएक्टेंट हुआ ना, और ये जल जो है ये क्या हुआ, प्रोडक्ट। समझ रहे हैं बात को, जो अभिक्रिया के पश्चात बना, जो बना वो प्रोडक्ट, जिसने बनाया वो अभिकारक, सिंपल, जिसने बनाया वो रिएक्टेंट, जो बना वो प्रोडक्ट, इतना ही आसान है। समझ रहे हैं बात को। अब देखिएगा, अच्छा आप लोग मुझे एक बात बताइए, आप लोगों ने यूरिया का नाम सुना है क्या, किसी ने, बहुत अच्छे से सुना होगा। जब खेतों में जो है धान की फसल होती है तो हम लोग बारिश होने के बाद क्या देने जाते हैं, वहाँ पे यूरिया देने जाते हैं, देने जाते हैं ना। यूरिया किससे बना होता है, एक गैस होती है जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलके बनी होती है, पता है आपको। अच्छा मैं बताता हूँ आपको, एक गैस होती है NH3, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, चलिए मैं ही बता देता हूँ आपको, अमोनिया, ठीक ना। अमोनिया जो गैस होती है वो NH3 उसका रासायनिक फार्मूला होता है, रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फार्मूला होता है उसका, और यही गैस से हम लोग यूरिया बनाते हैं, ठीक ना। ध्यान रखनी चाहिए ये सब चीज़ें। खैर कोई नहीं, जब हम लोग केमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे तो हम लोग यूरिया भी बनाकर देखेंगे, कैसे, बोर्ड पे, ऐसे थोड़ी फैक्ट्री में, फैक्ट्री में जाकर तो आपको देखना होगा। अब देखिएगा जरा, मान के चलिए कि ये जो गोला है ये आपका N है, ये भी गोला जो आपका N है। अब जरा एक बात मुझे बताइएगा, आप जो नाइट्रोजन लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, N2 ही लिखते हैं ना, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, जी हाँ N2 ही लिखते हैं हम लोग। अब देखिएगा, ये जो गोला है आपका, ये मान के चलिए H है आपका, क्या है, H है आपका। H हमेशा किस फॉर्म में होता है, H2 के फॉर्म में होता है, हाँ होता है ना, कोई शक शुबा नहीं ना, बिना शक के जीना सीखिए भाई साहब। अब देखिएगा, नाइट्रोजन का जो एक अणु है,
हाइड्रोजन के 3 अणु से अभिक्रिया कर रहे हैं, हाइड्रोजन के 3 अणु से अभिक्रिया कर रहे हैं, तो क्या बना रहे हैं, जरा गौर कीजिएगा। ये बीच वाले क्या हुए, नाइट्रोजन, और किनारे किनारे चारों क्या, तीनों क्या हुए, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ये क्या हुआ, NH3, और ये क्या हुआ, NH3। जब नाइट्रोजन के एक अणु, नाइट्रोजन का एक अणु जब हाइड्रोजन के 3 अणुओं से अभिक्रिया कराता है तो क्या बनाता है, NH3 यानी कि अमोनिया का 2 अणु। अब देखिएगा किसने बनाया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या हुए, अभिकारक, क्या बना, NH3 यानी कि अमोनिया। ये क्या हुआ, प्रतिफल। समझ में आई बात, अरे समझ में आई। मेरा गला बैठ गया और आपको बात नहीं समझ में आ रही है, गलत बात है। खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्या नई चीज़ आ गई बहुत रुलाती है केमिस्ट्री, है ना। बहुत दुख होता होगा ना आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ के। काहे का दुख भाई, इतनी आसान चीज़ को पढ़ के दुख होगा आपको, गजब हाल है। इतनी आसानी से मैं पढ़ा रहा हूँ, दुख नहीं होना चाहिए। देखिएगा जरा, रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशन। अब देखिएगा जरा, चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जब हम लोग मिलाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हमें जल प्राप्त होता है। इसको अगर हम लोग लिखें तो कैसे लिखेंगे, ऑक्सीजन। इसको जब भी हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को मिलाने पर जल प्राप्त होता है। अब जब भी हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे लिख रहे हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाने पर जल प्राप्त होता है। अब मान के चलिए कि ये जो रिएक्शन है, ये जो अभिक्रिया है, ये क्या है, ये क्या है, अभिक्रिया है एक, है ना, हाँ या नहीं, है ना। अब जब भी हम लोग कहीं किताब में इस अभिक्रिया को लिखेंगे तो हम मुझे ये लाइन लिखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से क्या मिलता है, जल प्राप्त होता है। तो जब भी हम लोग लिखना चाहेंगे इस अभिक्रिया को तो हमें इतना कुछ लिखना पड़ेगा। देखिए विज्ञान का मतलब क्या होता है, चीज़ों को आसान करना। और चीज़ों को हम लोग भारी करके रखे हैं, नहीं। जब भी चीज़ें भारी होती दिखती है विज्ञान में, वैज्ञानिक कुछ ना कुछ नई चीज़ों को लेकर आते हैं, जिससे कि पुरानी चीज़ें, भारी चीज़ें वो कहीं ना कहीं सिंपल लगे, कहीं ना कहीं साधारण लगे, आसान लगे, है ना। अब देखिए ये एक बड़ा भारी सा लैंग्वेज है। अब इसको लिखने के लिए जो हम लोग लिख रहे हैं, ये हिंदी में लिख रहे हैं या इंग्लिश में लिख रहे हैं, पर इसको लिखने का एक और तरीका होगा, उसको बोलेंगे हम लोग केमिकल लैंग्वेज या केमिस्ट्री का लैंग्वेज। मान के चलिए केमिस्ट्री का लैंग्वेज बोल दीजिए इसका। तो इसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, अब देखिए इस तरह लिख सकते हैं, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन बराबर जल। मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन मिला, हाइड्रोजन मिला, तो क्या बना, हमें जल बना। इस तरह भी हम लिख सकते हैं, ये थोड़ा छोटा हुआ। अब इससे छोटा और क्या लिख सकते हैं, हाँ, जैसे आपने अभी लिखा था, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर क्या बना, वाटर बना। अब इससे भी आसान हम लोग कुछ लिख सकते हैं क्या, हमने ऑलरेडी एक लंबे चौड़े सेंटेंस को, एक जो लंबा चौड़ा सेंटेंस था ये, इसको हमने यहाँ पे कर दिया। अब इसको हम लोग और भी कुछ कर सकते हैं क्या, देखते हैं भाई। ऑक्सीजन यानी कि O2 प्लस H2 इक्वल्स H2O हो सकता है क्या। हालांकि ध्यान दीजिएगा कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे H2 प्लस O2
और एरो के बाद H2O, मतलब कि H2 हाइड्रोजन के अणु और ऑक्सीजन का अणु जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? जल का अणु बनाते हैं। हाइड्रोजन का अणु जब ऑक्सीजन के अणु से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाने पर जल प्राप्त होता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिला रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है? जल प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे वहाँ पे आपने लंबा एक सेंटेंस लिखा, यहाँ पे आप इतना सा में काम चला लिए, चला आपका काम आसानी से। इसे ही हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण की भाषा। और इसके कारण हम लोग क्या करते हैं, एक बड़े से सेंटेंस को, बड़े से लाइन को बस एक सिंपल सा इनोशन, सिंपल से इंडिकेशन में काम चला देते हैं। बस सिंपल से एक कुछ लिख देते हैं, कुछ कैरेक्टर्स लिख देते हैं और हमारा काम चल जाता है, हमें आसानी होती है। मैंने क्या कहा था, विज्ञान चीज़ों को सिंप्लीफाई करने का नाम है, चीज़ों को आसान करने का नाम है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, संकेतों एवं सूत्रों की सहायता। सब संकेत किसको कहते हैं भाई? जैसे आपने हाइड्रोजन हाइड्रोजन आप कह रहे हैं, लिख रहे हैं क्या? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आप कह रहे हैं और लिख क्या रहे हैं? H2। ऑक्सीजन ऑक्सीजन कह रहे हैं और क्या लिख रहे हैं? O2। जल जल कह रहे हैं और क्या लिख रहे हैं? H2O। अब देखिए ये जो है सिंबल है ऑक्सीजन, ये है हाइड्रोजन का सिंबल, ये है ऑक्सीजन का सिंबल, ये है जल का फॉर्मूला। बस इसी को कहते हैं हम लोग। हाइड्रोजन का H होता है, ऑक्सीजन का O होता है, नियॉन का Na होता है, फ्लोरीन का F होता है, क्लोरीन का Cl होता है, सोडियम का Na होता है, पोटेशियम का K होता है, सिलिकॉन का Si होता है, इसी तरह होता है। समझ रहे हैं ना? कैल्शियम का Ca होता है कि नहीं? नाइट्रोजन का N2 होता है। तो जब संकेतों या सूत्रों की सहायता से, संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से अभिक्रिया का निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या मैंने बताया था कि जल जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। अब देखिए ये संकेत है, ये संकेत है, ये सूत्र है। हम लोग एक रासायनिक अभिक्रिया को बड़े से शब्द में ना लिखकर सिंपल सा संकेत और सूत्र से ये इतना सा में लिख ले रहे हैं, ये क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा। रासायनिक समीकरण कुछ नहीं है, सिंपल समझिए कि ये जो है ना रासायनिक अभिक्रिया की भाषा है कि नहीं? रासायनिक अभिक्रिया की भाषा है। अब देखिएगा 3H2 प्लस N2 मिलकर क्या बनाता है? अमोनिया बनाता है। मैंने बताया होगा आपको कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलकर अमोनिया का निर्माण करते हैं। अब ऐसे लिखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है आपका नाइट्रोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है। ये लंबा सा सेंटेंस, इससे अच्छा वो लिखिए H2 प्लस N2 NH3। आसान हुआ। सल्फ्यूरिक एसिड है? नहीं है सल्फ्यूरिक एसिड। पहले ये बताइए H2, ये जो है ये क्या है? H2SO4, यानी कि मैं बता देता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड है। और ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जब H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है? सोडियम सल्फेट बनाती है और जल इससे बाहर आ जाता है, ठीक ना? जब सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करती है तो सोडियम सल्फेट बनाती है और जल का निर्माण करती है। ये लंबा सा लिखने वाला, जब सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करती है तो सोडियम सल्फेट और जल का निर्माण करती है। कितना लंबा है? इससे अच्छा क्या लिखें? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला लिखे, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखे, फिर सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखे, फिर जल का फॉर्मूला लिखे। इसका निरूपण आसानी से हो गया। अब देखिएगा इसी को H2 प्लस Cl2 2HCl। जब हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण करते हैं। तो ये क्या हुआ? ये उसको आसानी से हमने लिख लिया, हाँ या ना? हाँ। जो लंबी सी भाषा है उसके जगह पे हमने बस निरूपण किया, हमने बस इंडिकेशन किया, उससे हमने चीज़ें लिख ली, आसान कर ली। इसे ही हम लोग क्या करेंगे? रासायनिक समीकरण करेंगे। अब देखिए अंतिम देख लेते हैं हम लोग। Mg प्लस 2HCl, ये जो है क्या बनाता है? MgCl2 और H2। मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। इस बड़े से लैंग्वेज को हमने बस सिंपल सा लिख लिया। इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण कहेंगे। समझ में आ गई बात? तो आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस क्लास के बारे में जो है अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं और आप भी हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारे साथ पढ़कर कैसा लगा, आपको हमारे साथ जुड़कर कैसा लगा।
तो सीखने सिखाने की इस कड़ी में हम लोग आगे कल बढ़ेंगे अगली कक्षा के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और हम लोग आपको पढ़ाते रहेंगे। नमस्कार।